एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोग थ्योरी ऑफ रेंट और थ्योरी ऑफ वेज को कंप्लीट कर चुके हैं। हमें पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सबका प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ना, इसके बदले में इन्हें कुछ पेमेंट मिलती है। ये पेमेंट कैसे होगी, इसका रेट क्या होगा, इसके लिए सेपरेट थ्योरीज है। इसी सीरीज में है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट जान लेते हैं क्या है। तो जब भी हम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, उसके बदले में उसे कुछ प्राइस पे करते हैं। जैसे लैंड को अगर यूज़ करते हैं, उसके बदले में रेंट देते हैं। लेबर को यूज़ करते हैं, उसके बदले में वेजेस देते हैं। जब हम कैपिटल को यूज़ करते हैं, उसके बदले में जो प्राइस पे करते हैं ना, वही इंटरेस्ट है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन भी है इंटरेस्ट की, दैट इज इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज मैं किसी को ना 1000 रुपी देती हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि आपको मैं ये पैसा एक साल बाद दूंगी। तो मैं उनसे बोलूँगी ये 1000 नहीं दीजिएगा आप मुझे ना इस पे 10% एक्स्ट्रा दीजिएगा। मतलब क्या, 1100। तो ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ मैं मांग रही हूँ, एक्स्ट्रा 10% मैं मांग रही हूँ, ये क्या है? यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो मैं इंटरेस्ट मांग रही हूँ वो क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि अगर मुझसे किसी ने पैसा आज बोरो किया है तो हो सकता है मैंने उसको प्रेजेंट नीड को सेक्रीफाइस करके उसे वो पैसा दिया है। ठीक है, हो सकता है इसमें ये भी रिस्क इन्वॉल्व है कि वो शायद पैसा मुझे रिटर्न ना करे। ठीक है, तो इन सब रिस्क के लिए जो रिवॉर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें इस 10% में शामिल है। इंटरेस्ट क्या होता है? इन सिंपल मीनिंग, इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाय बोरोवर टू द लेंडर फॉर द मनी बोरोड एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ 8% पर ईयर। इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैपिटल दोनों से नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब सिर्फ वेरिएबल कैपिटल के लिए है, जो कि किसी भी एसेट में तुरंत ही कन्वर्ट किया जा सके, जिस कैपिटल को, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए है कैपिटल। ठीक है, और जिस कैपिटल का यूज लैंडिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, लोन देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर मार्शल ने इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है ये कह के कि द पेमेंट मेड बाय बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लोन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। प्रोफेसर कीन्स ने डिफाइन किया है कि इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब क्या है कि जब हम पैसा लिक्विड फॉर्म में अपने पास ना रख के किसी और को दे देते हैं, तो ये जो सेक्रीफाइस करते हैं, इसके लिए जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, वही इंटरेस्ट है। इसी तरीके से बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस है, तो अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेशन भी प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा अगर आप लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि मैंने किसी को 1000 रुपये दिया है एट द रेट 10%, ये जो 10% है ये ग्रॉस इंटरेस्ट है। मतलब क्या है, जब भी हम कॉमनली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम ग्रॉस इंटरेस्ट की ही बात कर रहे होते हैं। ग्रॉस इंटरेस्ट है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है जो इसे ग्रॉस कहा गया है? तो जब भी हम किसी को पैसा देते हैं उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसके बदले जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं वो भी ग्रॉस इंटरेस्ट में शामिल होता है। जब हम किसी को पैसा देते हैं, लोन देते हैं, सपोज ये मेरा बिजनेस ही है सबको लोन देना, और उससे जो भी इंटरेस्ट आता है वही मेरा प्रॉफिट होता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अकाउंट जो मैं मेंटेन करती हूँ ना, वो जो मैनेजमेंट है, इसके लिए भी मैं कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो वो रिवॉर्ड भी ग्रॉस इंटरेस्ट में इंक्लूडेड होता है। रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस, जो पैसा मैंने किसी को दिया है उसके लिए जो आज मुझे इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा है, उसके लिए मैं कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ये जो रिवॉर्ड है ये भी ग्रॉस इंटरेस्ट में शामिल है। इसीलिए जो ग्रॉस इंटरेस्ट है, इट इज इक्वल्स टू नेट इंटरेस्ट प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग प्लस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट प्लस रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। नेट इंटरेस्ट क्या है? तो नेट इंटरेस्ट पेड टू कैपिटलिस्ट ओनली फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। नेट इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आपको नेट इंटरेस्ट की बात करें तो नेट इंटरेस्ट तब होता है जब कोई भी रिस्क इन्वॉल्व ना हो। आपने किसी को पैसा दिया है लेकिन उसमें कोई रिस्क ना इन्वॉल्व हो, कोई भी मैनेजमेंट के लिए रिवॉर्ड नहीं चाहिए आपको, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, इसीलिए जब भी इंटरेस्ट की बात होती है तो ग्रॉस इंटरेस्ट की ही बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको नेट इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट माइनस नेट इंटरेस्ट इक्वल्स टू ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग RT प्लस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट प्लस रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब अगर थ्योरीज की बात करें तो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, द नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको दिया था मार्शल और फिशर ने। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को लोनेबल फंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है और ये दिया था विक्सेल ने, बटन ओलिन ने, रॉबिन्सन ने। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये तो बहुत पॉपुलर थ्योरी है, ये दी थी जेएम कीन्स ने और उन्होंने एक्सप्लेन किया था इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जब हम किसी को पैसा दे देते हैं तो जो हमने प्रेजेंट कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लिक्विड फॉर्म में पैसा अपने पास ना रखें, जो पैसा हम किसी को देते हैं उसके बदले में जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं वही इंटरेस्ट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। ये जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी जानी जाती है, जो कि
फेमस इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल और फिशर ने दिया था। बाद में इसको पिगू, कैसल, नाइट और टॉसिंग ने मॉडिफाई किया और अपनी अलग थ्योरीज दी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बताती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। मतलब क्या, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल जहाँ पे इक्वल है वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि डिमांड फॉर कैपिटल क्या है और सप्लाई ऑफ कैपिटल कैसे होता है। तो ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डिराइव डिमांड है। जैसे कि मैं बताऊँ, मुझे पैसा चाहिए, तो ये जो पैसा चाहिए ये डायरेक्ट तो कंज्यूम करने के लिए नहीं चाहिए, ये पैसे से मुझे कुछ खरीदना है, इसके लिए मैं इसकी डिमांड कर रही हूँ। तो मनी की जो डिमांड होती है वो भी डिराइव डिमांड होती है। सिमिलरली ये जो कैपिटल है या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसकी जो डिमांड होती है ना, वो डिराइव डिमांड होती है। यहाँ पे अगर बात करें कि जो कैपिटल है इसकी जो डिमांड होती है वो डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी पे या फिर प्रॉफिट पे। जो प्रोड्यूसर को वो कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा इस पर डिपेंड करती है कि उसको वो कैपिटल की डिमांड कितनी करेगा। प्रोडक्टिविटी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली डिमांड फॉर कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, वन इज प्रोडक्टिविटी एंड द अदर वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, इट इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज अर्लियर यूनिट्स। मतलब क्या हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, कुछ पैसों की सपोज ज़रूरत है, ठीक है, और ये पैसा उसे मिल रहा है एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो जब वो पहला इंस्टॉलमेंट अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसका जो प्रोडक्शन बढ़ता है ना वो बाय 20% से इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, इससे काम नहीं बनना और भी एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है, इसके बाद जो उसका इंक्रीज होगा प्रोडक्शन वो सिर्फ 15% से होगा। सपोज वो एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करता है 1 लाख का, अब जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है बाय 10%, और अगर वो और भी इंक्रीज करता है और अब जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है बाय 5%। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है लेकिन जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो 5% ही सिर्फ हो रहा है। तो क्या उसके लिए बेनिफिशियल है कि वो और कैपिटल डिमांड करे? नहीं। इसीलिए जितना ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे होने वाली प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो कैपिटल की डिमांड करेगा, और उससे होने वाली प्रोडक्टिविटी जितनी कम होगी उतना ही वो कम कैपिटल की डिमांड करेगा। क्लियर? तो वो कैपिटल की डिमांड तब तक कर सकता है जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी कम से कम 10% या उससे ज़्यादा हो। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी इससे भी कम होने लगेगी तो वो कैपिटल की डिमांड नहीं करेगा। The demand for capital inversely related to the rate of interest, and demand schedule slopes downward from left to right. However, there are certain other factors which govern the demand for capital, such as the growth of population, technical progress, process of rationalization, the standard of living of the community, etc. मतलब किसी भी कंट्री में जो लोग हैं उनका रहने का तौर तरीका क्या है, अगर लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वही फुलफिल करके वो खुश है, देर वहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल कम होगा। लेकिन वो और ज़्यादा चाहते हैं तो इस केस में डिमांड फॉर कैपिटल ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ है। अब अगर हम सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करें तो ये बेसिकली मार्शल का ऐसा कहना था कि ये सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो सेविंग से ही होता है। सेविंग ही मेन सोर्स ऑफ कैपिटल है। लेकिन ये जो सेविंग्स है ना ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। वन इज़ कैपेसिटी टू सेव एंड द अदर वन इज़ विलिंगनेस टू सेव। कैपेसिटी टू सेव का मतलब ये है कि हमारे पास इनकम कितनी है जिससे हम सेव कर सकें। अब लोगों के पास अगर उतनी इनकम होगी ही नहीं कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद पैसा बचे और उसे वो सेव करें, तो क्या सेविंग्स इंक्रीज हो सकता है किसी भी कंट्री में? नहीं हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ नेशनल इनकम, साइज ऑफ पर्सनल इनकम, साइज ऑफ फैमिली। अगर फैमिली की साइज ज़्यादा है तो खर्चा ज़्यादा होगा तो सेविंग्स कम होंगी। प्राइस लेवल, किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो बेसिक नीड्स को फुलफिल करते करते ही सेविंग्स तो बचेगा ही नहीं, इनकम तो वैसे ही खत्म हो जानी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी है किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इनकम इज मोर ही कैन सेव मोर। लेकिन क्या सिर्फ इनकम ज़्यादा होने से लोग ज़्यादा सेव करेंगे? द आंसर इज नो। विलिंगनेस टू सेव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कैपेसिटी ऑफ सेव अलोन नॉट डिटरमाइन द सेविंग लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स। सेविंग लेवल फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सेविंग। ये जो सेविंग की हैबिट होती है ना ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है। ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो सेविंग करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो लोग जो ये सोचते हैं कि कल किसने देखा है, जो करना है आज करो, आज ही जी भर के जी लो ज़िंदगी, वो लोग सेविंग्स कम करते हैं। और वो लोग जो सोचते हैं कि हमें कल के बारे में भी सोचना है, जो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो क्या करते हैं, सेविंग्स ज़्यादा करते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उनमें सेविंग्स हैबिट कैसी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेविंग्स हैबिट को इम्पैक्ट करता है
वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी इकॉनमी में जितना ज़्यादा सेविंग्स पे किसी पर्सन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उतना ही ज़्यादा वो सेव करने के लिए एनकरेज होता है, और जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही वो सेव करने के लिए डिस्करेज होगा। ठीक है, अगर हम ग्राफिक के फॉर्म्स में समझें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल का क्या रिलेशनशिप होता है, तो आप इसे यहाँ देख सकते हो। डिमांड फॉर कैपिटल एक्स एक्सिस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर कैपिटल का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डिमांड फॉर कैपिटल उतनी कम होगी, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डिमांड फॉर कैपिटल उतनी ज़्यादा होगी। आप ऐसे मान लो कि सपोज मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए बैंक से लोन, और बैंक मुझे बोल रही कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं आपको लोन दूंगा। इस केस में मैं सोचूंगी कि चलो ठीक है, सिर्फ 10,000 लेके आ जाती हूँ, लेकिन अगर वही 8% इंटरेस्ट हो जाए, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाए 10% से 8%, अब क्या मैं 10,000 से ज़्यादा लोन लेने के लिए मेरा मन नहीं करेगा? ले सकती हूँ अगर ज़रूरत है तो। सिमिलरली अगर कोई और पर्सन जो लोन लेना चाहता था बैंक से, लेकिन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके वो लोन नहीं ले रहा था, वो भी लोन लेने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डिमांड फॉर कैपिटल उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? वहीं अगर सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा सप्लाई ऑफ कैपिटल होगा, और हमें पता है कि मार्शल कहना चाहते थे कि सप्लाई ऑफ कैपिटल थ्रू सेविंग्स ही हो रहा है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम उतना ही ज़्यादा सेव करने के लिए एनकरेज होंगे, तो उतना ही ज़्यादा सप्लाई ऑफ कैपिटल होगा। इसलिए इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी वजह से जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देखो, हमें पता है कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्वल होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर हम ग्राफ और टेबल की हेल्प से समझना चाहें तो देखो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 9%, 8%, 7%, 6% एंड 5% दिया हुआ है। डिमांड फॉर कैपिटल ये 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ही कम होता जा रहा है, डिमांड फॉर कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 9% हुआ तो डिमांड फॉर कैपिटल भी ये 50 करोड़ है। ठीक है, ये 50 करोड़ में डेटा है। डिमांड फॉर कैपिटल भी 50 करोड़ हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हुआ तो डिमांड फॉर कैपिटल 60 करोड़ हो गया। रेट ऑफ कैपिटल 8% हुआ तो डिमांड फॉर कैपिटल आपका 70% हो गया, 70 करोड़ हो गया, सॉरी। तो इस तरीके से जितना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, डिमांड फॉर कैपिटल उतना ही इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम सप्लाई ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिलेशनशिप की बात करें, तो जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम सप्लाई ऑफ कैपिटल। मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा तो हम सेविंग ज़्यादा नहीं करेंगे, वही चीज़ है। इस वजह से दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्सिस पे आपको दिखाना है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, वाई पे आपको दिखाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग। इसी तरीके से आप बनाइएगा। बहुत इजी ग्राफ है इसका। जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ई पॉइंट, यही आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ओ आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओ एम लेवल ऑफ कैपिटल। अब अगर रेट जो है अब अगर किसी भी केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से ओ आर 1 हो जाता है, इस केस में क्या होगा? मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल ज़्यादा है और डिमांड कम है। जब किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होता है, तो इस केस में हमें पता है कि प्राइस कम होता है ना। तो प्राइस कम होने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ओआर पे आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर हम ये वाला एरिया देखें Q1 E2, ये ज़्यादा डिमांड को बताता है। तो अगर कभी भी डिमांड फॉर कैपिटल ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, इस केस में क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ओ आर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये रीइस्टैब्लिश होता रहता है वापस। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ है, तो प्लीज़ आप एक बार इसे रीड कर लीजिए और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया, किन्होंने किया? तो जिन्होंने अपनी अलग थ्योरीज दी ना, लोनेबल फंड थ्योरी, कीन्स ने जो थ्योरी दी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इन्होंने ये वाली थ्योरी को, क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। ये कह के किया कि ये थ्योरी अज्यूम करती है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि अनरियल है, रियलिस्टिक नहीं है। दूसरा ये है कि ये थ्योरी लॉन्ग पीरियड को अज्यूम करती है, जबकि कीन्स हमेशा ही ये कहते थे कि लॉन्ग पीरियड का एजम्पशन लेके मत चलिए, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कौन रहने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, शॉर्ट पीरियड का सोल्यूशन दीजिए। इसने इस थ्योरी को ये कह के भी क्रिटिसाइज किया कि जो सेविंग है ये रिजल्ट है इनकम का, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जबकि इस थ्योरी में हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा लोग सेव करेंगे, जो कि गलत है। कीन्स ने इस थ्योरी को ये भी कह के क्रिटिसाइज किया कि जो इंटरेस्ट रेट है ये अदर मॉनिटरी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि किसी भी कंट्री में मॉनिटरी पॉलिसी की कैसी है, किसी भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम कैसा है, ये भी डिपेंड करता है कि लोगों की सेविंग कैसे होगी।
डिमांड फॉर कैपिटल जो है ये सिर्फ प्रोडक्टिव यूज़ के लिए होगा, ये गलत है, क्योंकि हो सकता है इसको लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए भी कैपिटल की डिमांड करें। कंजम्पशन पर्पस का मतलब ये है कि कार लोन, होम लोन, तो ये सब कंजम्पशन पर्पस के लिए ही डिमांड हो रहा है, ठीक है। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।